एपिसोड 35 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह झाओ सुसिन को बैम्बू फैक्शन की टेरिटरी उसे वापस करने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है। उसकी इन बातों को सुनकर सुसिन सोचता है ये एक हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंट रियलम का कल्टिवेटर है, तो इसके साथ डायरेक्टली फाइट करना बहुत ही मुश्किल है। पर अगर इससे फाइट करने के लिए इन्फर्नल स्लैश का यूज करता हूँ तो 50% चांसेस है कि मैं इससे जीत सकता हूँ, और अगर मैं इसे ना भी मार पाया तो मैं रिमेनिंग स्पिरिट एनर्जी का यूज करके इसको अपने आप से दूर कर सकता हूँ। और इसके अलावा मुझे अपने आप को बचाने के लिए इसे गुस्सा दिलाकर इसके वीक पॉइंट पर अटैक करना चाहिए। तब किंग युआन बोलता है, सुसिन क्या तुम सीनियर चैन को चुनौती देने के बारे में तो नहीं सोच रहे? फिर सुसिन हंसते हुए बोलता है, अबे ओ जाओ, मेरे सामने ज्यादा डिक्टेटर बनने की कोशिश मत कर, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जा। जे मेरा दिमाग घूम गया ना तो साले को यही पटक पटक के मारूंगा। उसकी बातें सुनकर वो तीनों गिल्ड मास्टर शौक के मारे वहीं फ्रीज हो जाते हैं। फिर वह जाओ बोलता है, बहुत बढ़िया सुसिन, बहुत बढ़िया, तू सच में बहुत घमंडी है, अब तो मुझे तुझे सबक सिखाना ही होगा। ये बोलकर वह किसी तरह का ऑरा रिलीज करता है। फिर सुसिन उसके ऑरे को देखकर सोचता है, इसकी पावर का प्रेशर सच में बहुत ज्यादा है, मुझे किसी न किसी तरीके से इससे बाहर निकलना ही होगा। इसके बाद हमें ओल्ड हुआंग को दिखाया जाता है जिसकी इस प्रेशर के मारे उसकी हालत खराब होने लगी थी, पर ली हुआई जैसे तैसे करके उसके प्रेशर को झेल रहा था। फिर उसकी पावर को देखकर वह गोंग हंसते हुए बोलता है, ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा हुआ कि मैंने उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद वह जाऊ अपनी पूरी पावर रिलीज करता है जिसके प्रेशर से सुसिन के सामने पड़ी टेबल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब वह सुसिन उसे ललकारते हुए बोलता है, अबे साले झोपड़ी के, तू मुझे सबक सिखाएगा? ठीक है बेटा, फिर आजा मैदान में, पर तेरी खैरियत के लिए मैं तुझे एक मौका और देता हूँ, लेकिन फिर भी तू अगर यहाँ से अभी के अभी नहीं गया तो तुझे अपनी सारी जिंदगी एक कछुए की तरह सेल में बितानी पड़ेगी। तो अभी भी तुझे समझा रहा हूँ, तुझे इस चाइनिंग सिटी के मामलों में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। उसकी इन बातों से प्रवोक होकर वह उस पर अटैक करने के लिए बड़ी ही तेजी से बढ़ता है, लेकिन तभी सुसिन उस इन्फर्नल स्लैश को कंज्यूम करके उस पर डीमन की तरह अटैक करता है। और ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि उसके कपड़े वपड़े सब फट जाते हैं और वो सीधा एंट्री गेट को तोड़ता हुआ बाहर जाकर गिरता है। ये देखकर तो उस बैंक की बुरी तरह से फट जाती है। फिर वह सोचता है, अरे यार आखिर ये था क्या, इसने तो पलक झपकाने से पहले ही इसकी छाती फाड़ दी। फिर वह गोंग अपना व्यू बदलते हुए बोलता है, अरे नहीं, ये सुसिन तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, इतना खतरनाक अटैक तो मैंने आज तक नहीं देखा। फिर वह दूसरा गिल्ड मास्टर बोलता है, अरे भाई क्या बकचोदी चल रही है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसने एक ही मूव में ट्रांसेंडेंट रियलम के कल्टिवेटर को मार दिया। तब तियान डरते हुए बोलता है, अरे भाई, जिसके बाद वह उस चैन को वहीं मार देता है। उस चैन की लाश देखकर वह किंग युआन डर के मारे मैंग मैंग करने लग जाता है। फिर वह मैंग के सामने घुटने पर आकर बोलता है, गिल्ड मास्टर मैंग, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैंने आपको 10 मिलियन सिल्वर्स दिए है। तब मैंग उसका सर फाड़ते हुए बोलता है, अबे चुप बे झोपड़ी के। इसके बाद वह वहीं रेस्ट इन पीस हो जाता है। और दे लो रुपये, करवा लिया बैसी तैसी। फिर सुसिन हंसते हुए कहता है, अरे मैंग, ये तो आपने बहुत ही गलत किया, आप ऐसे कैसे इसको मार सकते हो, स्पेशली उसने पैसे दिए थे आपको। फिर वह मैंग उसको घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तियान आकर बोलता है, मास्टर सू, फैक्शन मास्टर सू, ये चीजें बहुत ज्यादा ही बिगड़ गई है, तो हमें सबसे पहले यहाँ से निकल लेना चाहिए। क्या हम इस ट्राइलाइट गिल्ड को ऐसे ही जाने देंगे? तब सुसिन कहता है, अरे छोटे, अभी हमारा स्काईओक फैक्शन डेवलपमेंट पीरियड के पीक पर है, तो अभी के लिए इनके साथ रिलेशनशिप बिगाड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी, और इस चाइनिंग सिटी पर रूल करने के लिए हमें धीरे धीरे कदम बढ़ाने की जरूरत है। और हाँ, आज रात तुम सभी तैयार रहना, हम उस ओसिन फैक्शन की माँ बहन करने वाले हैं। इसके बाद तीनों गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है। तब वो मास्टर की बोलता है, अरे भाइयों, क्या तुमने नोटिस किया, उस सुसिन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो एक ट्रांसेंडेंट रियलम कल्टिवेटर के सामने खड़ा उसके। फिर वह तियान बोलता है, सही कह रहा भाई तू, उसका अटैक सच में बहुत खतरनाक था, पर उस अटैक के बाद वो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। पर अगर ये उसकी रियल स्ट्रेंथ है फिर तो उस मैंग के एल लगने वाले हैं। फिर की बोलता है, अरे भाई, जैसे इसके एम्बिशंस लग रहे हैं ना, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि वो आगे क्या क्या कर सकता है, तो तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम अपनी प्रिपरेशन अभी से चालू कर दो। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। इसके बाद सीन ओसिन फैक्शन पर जाता है जहाँ वो चुआंगमिंग मेन लीडर से कहता है, अरे बॉस, हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था उस स्काईओक फैक्शन ने हमारे अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया है, और वो सुसिन एक ऐसा अपोनेंट है जिसकी हम चाहकर भी बराबरी नहीं कर सकते। अब तो मुझे स्काईओक फैक्शन से बचने का कोई भी तरीका नहीं दिख रहा। तब मेन लीडर कहता है,
भाइयों मुझे लगता है कि हमें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। तब वह फैंग बोलता है, अरे नहीं फैक्शन मास्टर, बिल्कुल नहीं। हमारे एंसेस्टर्स ने इस ओसिन फैक्शन को खड़ा करने के लिए 100 साल से भी ज्यादा इस पर मेहनत की है, तब जाकर ये इस पोजीशन पर पहुंचा है, और आप चाहते हो कि हम इतनी आसानी से उस ओसिन को सरेंडर कर दें। फिर मेन लीडर कहता है, अबे साले क्या तुझे ये लगता है कि ये मैं अपनी खुशी से करना चाहता हूँ? ये सोच जब उस सुसिन ने उस झाओ जैसे खतरनाक आदमी को इतनी आसानी से मार दिया तो हम क्या उसका मुकाबला कर भी सकते हैं? ये सुनकर वो दोनों पूरी तरह से घबरा जाते हैं। फिर मेन लीडर कहता है, तो ठीक है, अब यही फाइनल है, जाओ जाकर किसी को भेजो जो सुसिन को इन्फॉर्म कर दे कि ओसिन फैक्शन अपनी इच्छा से सरेंडर करने के लिए तैयार है। हम अपने लोगों को ऐसे मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते। फिर इसके बाद बताया जाता है सुसिन के ओसिन फैक्शन को टेक ओवर करने के बाद स्काई ओक फैक्शन ने 11 सिटीज पर अपना फुल कंट्रोल पा लिया है, और अपने 30,000 लोगों के साथ वो स्काई ओक फैक्शन इस चैंगनिंग सिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन बन गया है। और अब वो दिन दूर नहीं कि वह उन 4 गिल्ड्स को भी सरपास कर लेगा। लेकिन सुसिन का मिशन अभी भी चैंगनिंग सिटी को डोमिनेट करने का है, इसलिए उसे पूरा करने के लिए उसे सभी लोगों की मान्यता जरूरी है। फिर इसके बाद सीन ड्रैगन बैंक्वेट पैवेलियन पर जाता है। वहाँ वो मैंग उस गोंग से पूछता है, अरे भाई गोंग, ये बता आखिर उस सुसिन ने हम सबको यहाँ किस पर्पज के लिए इकट्ठा किया है? तब वह योंग कहता है, अरे भाई मुझे क्या पता क्यों इकट्ठा किया है, और तेरे से थोड़ा इंतजार नहीं होता? एक बार वो तेरा बाप आ जाए फिर उसी से पूछ लियो। फिर वह मैंग कहता है, उस साले सुसिन की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मुझे इंतजार करवा रहा है? तभी सुसिन की बाहर से आवाज आती है, अरे झोपड़ी के मैंग, थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकता? घड़ी जल्दी है जान की। फिर इसके बाद सुसिन कुछ किताबों को लेकर हॉल में एंट्री करता है। तब वो मैंग उसे देखकर कहता है, अबे ओ सुसिन, मेरी बातों का बतंगड़ बनाने की जगह तू ये बता कि हमें किस लिए इकट्ठा किया यहाँ पर? तब वो सुसिन बोलता है, अरे ओ चचा, ठंड रख भाई ठंड रख, वरना बीपी बढ़ जाएगा तेरा। और हाँ, सारी डिटेल्स आराम आराम से बताऊंगा ताकि तुम लोगों को कोई बात याद रखने में दिक्कत ना हो। तब वो मास्टर की कहता है, इसका मतलब आप एक से ज्यादा मैटर डिस्कस करने वाले हो? तब सुसिन कहता है, हम में से हर कोई इस चाइनिंग सिटी में कोई कमजोर नहीं है, और यहाँ तक कि जियांगनान जैसी बहुत सी सिटी में हमसे ताकतवर कोई नहीं, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण दूसरों का हमारे रूल्स को इग्नोर करना और हमारे ऊपर कदम रखना बहुत ही आसान हो गया है। ये बात सुनकर वो मैंग बोलता है, अरे भाई सुसिन, तू जो भी कह रहा है ना, मेरे सर के ऊपर से जान लग रही है, तो घुमा फिरा के बात मत कर, जो भी कहना है सीधा कह। फिर वह सुसिन कहता है, देखो भाई, सीधी सी बात है, जैसे बिना सर के कोई सांप जिंदा नहीं रह सकता और बिना पंखों के कोई पक्षी उड़ नहीं सकता, और इसलिए हम सबको इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए हमें एक अलायंस फॉर्म करनी होगी, और इस अलायंस के चलते कोई भी आउटसाइडर हमसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। इतनी बड़ी स्पीच सुनने के बाद वो तीनों गिल्ड मास्टर उसका मुंह ताकने लग जाते हैं। पर वो मैन हंसते हुए कहता है, अबे ओ सुसिन, इसका मतलब तो तू हमसे इनडायरेक्टली इस अलायंस का लीडर बनने की पूछ रहा है? तब सुसिन कहता है, अरे भाई मैंग, बहुत बढ़िया, ईब की बार तो तू जमा बढ़िया डाल समझ गया। फिर इसके बाद सीन उस टियान पर जाती है जिसे मेरे हिसाब से अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, पर उसकी बातों को सुनकर वह यांग बोलता है, फैक्शन मास्टर सू, मुझे आपके अलायंस फॉर्म करने के आइडिया से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस अलायंस को बिना लीडर के फॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से शायद हमारे सेनाओं के बीच तनाव पैदा हो सकता है। फिर सुसिन कहता है, हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। फिर वह मास्टर की कहता है, अरे भाइयों, हमें इस अलायंस लीडर के इलेक्ट करने के मैटर को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर सुसिन अपनी सीट से खड़ा होकर बोलता है, देखो भाइयों, जल्दी से फैसला लेने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर अगर मैं इस अलायंस का लीडर बनता हूँ तो यकीन मानिए कि आप सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं, और मैं आप हर एक को 500 मिलियन सिल्वर्स दे सकता हूँ। 500 मिलियंस का नाम सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब वो त्यान बोलता है, अरे भाई क्या बोला तूने, फिर से बोल जरा। इस साले को अभी तक कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी, पर पैसों के नाम सुनकर साले के कान खड़े हो गए। फिर वह मास्टर की कहता है, फैक्शन मास्टर सू, हम सभी जानते हैं कि आपके पास बहुत टैलेंट है, पर जैसा कि आप हमें हर एक को 500 मिलियन सिल्वर देने का वादा कर रहे हो, आखिर इतना पैसा तुम दोगे कैसे? और अगर आप स्काई ओक फैक्शन के सभी एसेट्स अगर बेच भी दोगे तो भी इसका 1/3 अमाउंट भी कवर नहीं होगा। तब सुसिन हंसते हुए बोलता है, अरे भाई घोड़े, क्या बात बोली है तूने? साले हुतिए, तुझे क्या लगता है मैं सिर्फ तुम लोगों को पैसा देने के लिए अपना स्काई ओक फैक्शन बेच दूंगा? साले तेरी शक्ल तो डंकी है नहीं, कम से कम बात तो डंकी कर लिया कर। फिर वह दोबारा कहता है, भाइयों, ये 500 मिलियंस की राशि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और यकीन मानिए अगर सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलता है तो हमें 500 मिलियन से भी ज्यादा कमाने का मौका मिल सकता है। उसकी बात सुनकर वह त्यान बोलता है, अरे फैक्शन मास्टर, जल्दी बोलना मेरे भाई, आखिर तेरा प्लान है क्या? भाइयों, ये 21 दिनों में पैसा डबल करवा के ही मानेगा। फिर वह सुसिन
उस किताब को उठाकर बोलता है, देखो भाइयों, मेरा ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है और अगर इसको एक वर्ड में इलेबोरेट करूं तो वो है मोनोपोलाइजेशन। तो भाइयों, अगर आपको नहीं पता कि मोनोपोलाइजेशन क्या होता है तो मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। तो अगर हम बात करें कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, आईटीसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने अपने सेगमेंट में टॉप पर बैठे हैं। तो अगर हम आईटीसी की बात करें, उसने अकेले ही 77% सिगरेट का मार्केट कैप्चर किया हुआ है और इसकी टक्कर देने वाला अभी तक इंडिया में कोई नहीं है। तो ज्यादा ज्ञान न फैलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों, आप सभी को ये बात पता ही होनी चाहिए कि सेंट्रल प्लेन्स के अमीर लोगों को उन साउथर्न बारबेरियंस की चीजों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर हम बात करें एक मूनलाइट वुल्फ की, तो उसकी सिर्फ एक पूंछ की वैल्यू उस सेंट्रल प्लेन्स में कम से कम 100 गोल्ड होगी। लेकिन अगर हम वो सभी चीजें डायरेक्टली साउथर्न बारबेरियन से खरीदे तो हमें इसकी कॉस्ट सिर्फ कुछ सिल्वर्स ही पड़ेगी। वैसे वहाँ के डाकुओं ने उस साउथर्न बारबेरियंस के जंगल का बहुत ही फायदा उठाया है। तो हमें अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए हमें ऐसे लोगों को वहाँ तैनात करना होगा जो किसी भी सिचुएशन को आसानी से संभाल ले, और हमें उन लोगों को भी पैसे देने की जरूरत है जो वहाँ सामान लेने के लिए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें किसी भी मटेरियल्स की शॉर्टेज ना हो जाए, इसलिए मैंने ऑलरेडी ही अपने लोगों को वहाँ का सारा सामान खरीदने के लिए भेज दिया है। और अगर वो साउथर्न बारबेरियंस के टॉप लीडर अगर सामान देने की मना करते हैं तो हम उन्हें मार्केट प्राइस से 5 गुना ज्यादा पैसा ऑफर करेंगे। और इसके बाद जब सभी मर्चेंट्स बिना रेयर मटेरियल्स के जब अपना सोर्स ऑफ इनकम खो देंगे तो एट द एंड उन्हें गिव अप करना ही होगा और उसी समय हम इस सेक्टर में मोनोपोली अचीव कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर उनमें से कुछ मर्चेंट्स फिर भी गिव अप नहीं करते हैं तो हमारे लोग काफी है उन सबसे डील करने के लिए। ये सब सुनकर वैमैंग बोलता है, उन साउथर्न बारबेरियंस के चीजों की वास्तव में मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और अगर ये सभी चीजें वैसे ही चले जैसे सुसिन सोच रहा है तब मैं कुछ ही वक्त में बड़ी आसानी से बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। फिर वह गोंग कहता है, तो ठीक है फैक्शन मास्टर सू, जब आपने हमें ये प्लान बता ही दिया है तो हम ये रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद वो तियान बोलता है, बहुत बढ़िया भाई सुसिन, कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जो आते ही लक्ष्मी को मना करेगा, तो मुझे भी आपके साथ ही समझो। फिर वह मास्टर की बोलता है, प्लान अच्छा है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये 500 मिलियन सिल्वर्स आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती, पर हमारा ब्लड क्लॉक गिल्ड अपनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए लोगों की हत्याओं पर निर्भर रहता है, तो ये हमारा एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है। तब वह सुसिन कहता है, अरे भाई, तेरे ब्लड क्लॉक पेविलियन में सेनाओं की बहुत सी टुकड़ियां हैं और मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें उनसे कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, तो ये ले मेरी तरफ से एक बुक, इसमें सभी प्रकार के साउथर्न बारबेरियंस के पॉइजनस आइटम है और अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो इस प्राइवेट ट्रेड की इन्फॉर्मेशन सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, क्योंकि तुम जैसे असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस टाइप की इन्फॉर्मेशन की वैल्यू पैसों से भी बढ़कर है। और इसके अलावा यदि आप ब्लड क्लॉक गिल्ड में अपना ओहदा बढ़ाना चाहते हो तो आपको इस बुक की इन्फॉर्मेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फिर व्यक्ति सोचता है, आखिर इस सुसिन को कैसे पता चला कि मेरे कल्टीवेशन के बेस पर मेरा ब्लड गिल्ड पेविलियन का ऑफिशियल मेंबर बनना बहुत ही इम्पॉसिबल है। फिर वह उस बुक को देखकर सोचता है, अगर मैं अपने लोगों के साथ मिलकर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करूं तब भी मेरे लिए इतने शॉर्ट टाइम में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है और अब मैं इस इन्फॉर्मेशन के बिहाव से आसानी से ब्लड क्लॉक पेविलियन का ऑफिशियल मेंबर बन सकता हूं। ये सब सोचने के बाद वो बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फैक्शन मास्टर सू, मैं तो अब चाहकर भी इस ऑफर को बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर अब आप हमें अपने साथ ही समझिए, इसलिए मैं आपको अलायंस लीडर के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद वह गोंग और तियान दोनों भी सुसिन को अलायंस लीडर के रूप में वोट करते हैं। फिर वह उस मैंग की तरफ देखकर बोलता है, तो हाँ भाई मैंग, तेरा क्या ख्याल है? फिर इसके बाद मैंग को दिखाया जाता है जो उसको घूरे ही जा रहा था। फिर तभी वह निंग आकर बोलता है, बड़े भाई, अगर आज आपने इसे वोट नहीं दिया तो ये ट्राई लाइट गिल्ड इस चैंगलिंग सिटी में सबसे वीक हो जाएगी और हमारे अलावा सभी गिल्ड्स मोटा पैसा छापेंगे। फिर वह मैंग ना चाहते हुए भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है, तो ठीक है फैक्शन मास्टर सू, तो हम आपको एज द अलायंस लीडर घोषित करते हैं। इसके बाद वह सुसिन अपनी गद्दी पर विराजमान होकर बोलता है, तो ठीक है, तो आज के बाद मैं अलायंस लीडर के तौर पर आपका नेतृत्व करूंगा और हाँ, उस साउथर्न बारबेरियन से बिजनेस करने के लिए वो आइडेंटिटी टोकन मेरे आदमी के थ्रू आप सभी को पहुंचा दिया जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये मत कहना कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी, ये जो भी चीजें आपको दी जा रही है उन सब की कीमतें अच्छे से कैलकुलेशन करके डिसाइड की गई है और अगर इसके बाद कुछ गलत होता है और आप लोग इनमें से किसी की कीमत बदल देते हो तो झोपड़ी वालों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इसका ब्लेम मुझ पर लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम तो मेरा नेचर जानते ही हो। तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। एपिसोड 37 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो सभी गिल्ड मास्टर मिलकर उस सुसिन को अलायंस लीडर बना देते हैं।
इसके बाद हमें स्काई एक फैक्शन दिखाया जाता है जहाँ पर सुसिन अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। पर तभी सिस्टम से एक मैसेज ट्रिगर होता है जिसमें उसे सभी फैक्शंस को डोमिनेट करने का मिशन कंप्लीट होने पर रिवॉर्ड के रूप में सिस्टम शॉप अनलॉक हो जाती है और इसके अलावा किसी भी कैटेगरी की 3.5 स्टार लेवल की एक लकी स्पिन मिलती है। इसके बाद सुसिन उस शॉप के बटन को प्रेस करता है जिसे टच करने के बाद उसमें बहुत से स्लाइड ओपन हो जाते हैं। फिर वे उसे गौर से देखता हुआ टपाटप उस पर क्लिक करता रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो उस सिस्टम को गुस्से में बोलता है, धत तेरी की, मुझे पता ही था ये साला सिस्टम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। आखिर ये इसका प्राइस इतना कैसे बढ़ा सकता है? इस साली 4 स्टार मार्शल स्किल का प्राइस 3 स्टार मार्शल स्किल की तुलना में 2 गुना है। उसको गुस्से में देखकर इसके बाद वह सिस्टम हंसते हुए बोलता है, देख भाई सुसिन, तू अब अपना फाइनल डिसीजन बता दे कि तुझे अपने पॉइंट्स स्पेंड करने हैं नहीं। और हाँ, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए सिस्टम आपको कभी नहीं बताएगा कि इसके प्राइस इतने हाई क्यों है। ये बात सुनकर सुसिन उस सिस्टम को पंच मारते हुए बोलता है, हट झोपड़ी के, तू साला सिस्टम के नाम पर कलंक है। अगर तू एक सिस्टम नहीं होता तो साले को बहुत मारता। इसके बाद वह शांत होते हुए सोचता है, चलो कोई नहीं, मेरे पास अभी भी एक 1 यूज आइटम लकी स्पिन है, इसका यूज करके मैं 3.5 स्टार लेवल की एक बढ़िया मार्शल स्किल ले सकता हूँ। फिर वह उस स्पिन का यूज कर लेता है जिसमें उसे 3.5 स्टार की 24 फेस्टिवल डिवाइन फिंगर नाम की मार्शल स्किल मिल जाती है, जिसे देखकर सुसिन की आंखें चमक जाती है। फिर इसके बाद सिस्टम से एक और मैसेज ट्रिगर होता है कि ये टेक्निक 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट द 24 फेस्टिवल डिवाइन फिंगर जो कि आपके पास है, और जब होस्ट इस टेक्निक में पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा तब उसे 4 स्टार की 3 हेवन फ्लिकर फिंगर्स नाम की मार्शल स्किल दे दी जाएगी। फिर इसके बाद सुसिन उसको कल्टीवेट करने लग जाता है। इसके बाद सीन 3 महीने के बाद शाइनिंग सिटी पर जाती है जहाँ एक नया कैरेक्टर एंट्री करते हुए बोलता है, अरे यार, ये सिटी बहुत ही दूर थी, मैं फाइनली पहुंच ही गया। साउथर्न बारबेरियन एरिया से यहाँ पहुंचना सच में बहुत ही मुश्किल था। फिर इसके बाद एक लड़की को और दिखाया जाता है जो उससे बोलती है, तुझे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, मुझे ये पता है, ठीक है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे मास्टर ने हमें यहाँ आने के लिए बोला क्यों है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट की गॉडेस जियान कहती है, तुम लोग अपनी ये कंप्लेन करना बंद करो। अगर तुम अभी इस छोटे से काम को नहीं संभाल पा रहे तो भविष्य में अपने सेक्ट को कैसे संभालोगे। फिर वह सिटी में एंट्री करते हुए बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जो भी मिशन मिला है वो बिल्कुल भी बिगड़ना नहीं चाहिए, चाहे हमें खाली हाथ ही क्यों न लौटना पड़े। फिर वे दोनों कहते हैं, ठीक है सीनियर सिस्टर, हम समझ गए। फिर इसके बाद सीन ड्रैगन बैंक्वेट पैवेलियन पर जाती है जहाँ भीड़ को देखकर एक आदमी बोलता है, अरे भाई, आज कौन सा इवेंट हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ पर। तब दूसरा आदमी कहता है, अरे भाई, मैंने सुना है कि आज फैक्शन मास्टर सू की बहन का जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए पूरा का पूरा ड्रैगन पैवेलियन बुक कर लिया। इसके बाद सीन ली हुआई पर जाती है जो उसे बर्थडे गिफ्ट में एक बढ़िया सी तलवार देता है, जिसे देखकर वह सीनियर खुश हो जाती है। फिर उसके गिफ्ट को देखकर वो हुआंग बोलता है, अरे भाई ली, ये एक लड़की है और तू इसे गिफ्ट के रूप में लोहे की तलवार दे रहा है, तुझे और कोई अच्छी चीज नहीं मिली। ये सुनकर ली हुआई हंसने लग जाता है, पर तभी सीनियर उस हुआंग से बोलती है, अंकल हुआंग, आप मेरे अंकल ली से बातें नहीं कर सकते, मुझे ये बहुत पसंद है। उसके इस एटीट्यूड को देखकर वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। इसके बाद सीन सुसिन पर जाती है जो उसके गिफ्ट के लिए उसे धन्यवाद करता है, पर तभी ऑफिसर वुकिंग आते हुए बोलता है, अरे फैक्शन मास्टर सू, आप तो सच में बहुत ज्यादा बिजी हो गए आजकल, और आपने पूरा का पूरा ड्रैगन बैंक्वेट पैवेलियन बुक कर लिया और मुझे इनवाइट भी नहीं किया, ऐसे कैसे चलेगा भैया। तब सुसिन हंसते हुए बोलता है, अरे ऑफिसर वुकिंग, आज तो सिर्फ मेरी बहन का जन्मदिन था और मैंने आपको इनवाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो। फिर वह वुकिंग सीनियर के सर पर हाथ रखकर उस सुसिन से बोलता है, जो भी हो, ये तेरी ही गलती है, मुझे माफ करना बेटे, मैं तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ले पाया। तब सीनियर कहती है, कोई बात नहीं अंकल, मेरे लिए इतना काफी है कि लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर वह वुकिंग हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें कब संतुष्ट होना है, पर कुछ लोग बहुत ज्यादा ही ग्रीडी हो जाते हैं और कुछ न कुछ मुसीबत जरूर खड़ी कर देते हैं। फिर वह सुसिन कहता है, ऑफिसर वुकिंग, क्या चाइनिंग सिटी में किसी की वजह से मुसीबत हो रही है, क्या आपको उसे डील करने के लिए मेरी जरूरत है। फिर वह वुकिंग कहता है, अरे भाई सुसिन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस अंधेरे में परेशान करने वाले छोटे मोटे कीड़े हैं और जब टाइम आएगा मैं उनसे खुद निपट लूंगा। इसके बाद वह हुआंग बोलता है, बॉस, हमें फैक्शन से ये खबर आई है कि कुछ आउटसाइडर्स लोगों का ग्रुप आज ही हमारी चाइनिंग सिटी में दाखिल हुए हैं, पर उनका क्या मोटिव है ये हमें अभी तक नहीं पता। तब वह वुकिंग बोलता है, अरे भाई सुसिन, तुम्हारे सोर्स
सच में बहुत ही स्लो है। और मैं यहाँ इतनी दूर से आज इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे इस मैटर के बारे में बात करनी थी। तो तुम्हें मैं बता दूं कि इस चैंगनिंग सिटी में एक तूफान जल्दी आने वाला है। तब सुसिन बोलता है, कैसा तूफान ऑफिसर वुकिंग, आखिर हुआ क्या है? फिर वह वुकिंग बोलता है, अरे भाई शांत हो जा, शांत हो जा, इतनी ज्यादा हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम ये जानते हो कि वो आउटसाइडर्स आखिर है कौन? वो सभी के सभी बहुत ही खतरनाक बैकग्राउंड से आए हैं। फिर उस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट की करंट सेक्टर मास्टर है। इसके बाद उसकी मॉडल रैंकिंग बताई जाती है जो कि 78 होती है। फिर इसके बाद दूसरा नॉन आदमी फैंग के बारे में बताया जाता है जो वरदान स्वॉर्ड सेक्ट का किसी एल्डर का बेटा होता है। फिर उसकी मॉडल रैंकिंग बताई जाती है जो कि 105 लेवल पर होती है। फिर भाइयों इसके बाद तीसरे आउटसाइडर का, फिर चौथे आउटसाइडर का नाम, पता, फैमिली रैंकिंग वैंकिंग सब बताई जाती है, जिन्हें सुनकर वह सुसिन सोच में पड़ जाता है, अरे भाई क्या सेक्ट, क्या फैमिली, क्या रैंकिंग की बात कर रहा है, मेरा तो सबका सब ऊपर से जा रहा है। फिर वह वुकिंग बोलता है, अरे भाई अब ये मत बोलना कि तूने उनके बारे में कभी सुना ही नहीं है। फिर वह सुसिन बोलता है, अरे भाई वुकिंग, ये जरूरी थोड़ी ना है कि मैं इस कल्टीवेशन की दुनिया में हूँ तो मुझे ये सब कुछ पता ही होना चाहिए। पर ऑफिसर वुकिंग, मैंने अभी हाल फिलहाल में ही इस पूरे चैंगनिंग सिटी पर अपनी पकड़ जमाई है और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उन लोगों की सेक्ट्स और फैमिली की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकूं। तब वह वुकिंग बोलता है, अरे भाई वो तो ठीक है, पर तुझे अपने दूसरे कल्टीवेशन फोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर निकलवा लेनी चाहिए। अगर तुम्हें अपने अपोनेंट के बारे में नहीं पता होगा तब वह तुम्हारे लिए किसी भी टाइम मुसीबत खड़ा कर सकता है। फिर वह वुकिंग कहता है, चलो अब जो हुआ सो हुआ, पर आज जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ तो उसे ध्यान से सुन। मैं तुझे बताऊंगा कि इस जाओ कोर्ट में कैसे कल्टीवेशन फोर्सेस का बंटवारा हुआ है। तो तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, उस जाओ कोर्ट के 41 रास्ते हैं, 100 से भी ज्यादा स्टेट्स है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है भाइयों, जो वक्त के साथ साथ आपको सब पता चल जाएगा। फिर लास्ट में सुसिन बोलता है, ठीक है ऑफिसर वुकिंग, लेकिन मुझे ये बताइए आखिर ये मॉडल्स रैंकिंग है क्या? तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। एपिसोड 38 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वुकिंग उस सुसिन को जाओ कोर्ट की सारी हिस्ट्री बताता है। तब लास्ट में सुसिन उससे मॉडल रैंकिंग के बारे में पूछता है। इसके बाद वुकिंग उसे मॉडल रैंकिंग के बारे में बताता है कि ये मॉडल रैंकिंग की लिस्ट कोर्ट के द्वारा बनाई जाती है और कुल मिला के इसमें 108 रैंक्स होती है और जिनकी एज 35 से कम होती है उनके पास मॉडल रैंकिंग में अपना नाम दर्ज करवाने का बेहतरीन चांस होता है, और जिनकी एज 35 से ज्यादा होती है और या फिर वो ट्रांसेंडेंट रियलम में होता है उन्हें मॉडल रैंकिंग से हटा दिया जाता है। और कोर्ट हर महीने इस रैंकिंग को अपडेट करता रहता है। उन लोगों का रैंक उनकी स्ट्रेंथ और उनकी कॉम्बैट रिकॉर्ड के बेस पर अरेंज किया जाता है। और मॉडल रैंक्स के अलावा वहाँ अर्थ और हेवन रैंक्स भी है, और हेवन रैंक्स में टोटल 36 और अर्थ रैंक में टोटल 72 लोग इस रैंक पर है। पर जो भी उस हेवन रैंक्स में है वो सभी के सभी एक्सपर्ट लेवल के कल्टीवेटर्स है, इसलिए उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्डर नहीं है। मतलब कौन आदमी किस रैंक पर है इसे डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर सुसिन हंसते हुए बोलता है, मुझे तो लगता है कि ये कोर्ट मॉडल कल्टीवेटर और अर्थ रैंक के कल्टीवेटर्स के बीच लड़ाई करवाना चाहता है, तभी उनके बीच कोई ऑर्डर सेट नहीं किया। तब वुकिंग कहता है, अरे भाई सुसिन, उन सभी लोगों के पास ऊंचाइयों पर पहुंचने का बहुत ही बड़ा जिगरा है, और यहाँ तक कि जिन लोगों के पास कोई रैंक नहीं होता वो खुद अपना रैंक क्रिएट कर लेते हैं, और ये कोर्ट इसी रीजन की वजह से इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे है। तब सुसिन कहता है, अरे भाई वुकिंग, अगर ये सेंट्रल प्लेन्स के कल्टीवेशन फोर्सेस इतने ही स्ट्रॉन्ग है तो वे इस चाइनिंग जैसी जगह पर आखिर कर क्या रहे हैं? इसके बाद वह वुकिंग अपने गोटे चलाते हुए बोलता है, बस भाई सुसिन, यही तो रीजन है। इसी रीजन को जानने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। और अगर रूमर्स की बात करें तो वह सभी लोग जो पहले के अलायंस लीडर थे उनका छुपा हुआ खजाना ढूंढने के लिए आए हैं। फिर उन लीडर्स का नाम सुनकर वह हुआंग टेंशन में आ जाता है। फिर सुसिन कहता है, अरे भाई वुकिंग, मैंने तो इन 3 ओशियानिक फॉरेस्ट के अलायंस मास्टर के बारे में कभी नहीं सुना। तब वह हुआंग कहता है, बिल्कुल बॉस, आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि वह सेंट युआन 8 साल पहले ही खत्म हो चुका है। फिर वुकिंग कहता है, सही कहा तूने, और बाय द वे ये झाऊ कोर्ट उस साउथर्न एरिया से ही टूट कर बना है, और उस सेंट युआन ने ही झाऊ कोर्ट के अर्ली स्टेज में इसे डेवलप करने में पूरी हेल्प की थी। और इसके बाद उसने जियांग नान, जियांग जियांग और जियांग जिवे इनके साथ मिलकर अपनी फोर्स को मजबूत कर लिया था। और इन 3 ओशियानिक फॉरेस्ट के फॉर्म होने के बाद उन्होंने सेंट्रल फॉरेस्ट में रूलिंग कर रही फोर्स पर अटैक कर दिया। इसके बाद उन्होंने ईस्ट में अपनी फोर्स को बहुत तेजी से ग्रो किया। और अब तुम ये झाऊ कोर्ट देख रहे हो ना, वो बिना सेंट युआन की हेल्प से कभी भी इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन 18 साल पहले जब झाऊ कोर्ट उस डोंगपू को एलिमिनेट करने वाला था तब वह सेंट युआन गायब हो गया था, और तब बिना उसके एग्जिस्टेंस से वो तीनों ओशियानिक फॉरेस्ट एक दूसरे से अलग हो गए, जिसकी वजह से उस झाऊ कोर्ट को अपने आप
को ग्रो करने का बहुत ही बड़ा चांस मिल गया। पर जब वो तीन ओशियनिक फॉरेस्ट अपने पीक पर थे तब उन्होंने अनगिनत कल्टीवेशन फोर्सेस को एलिमिनेट करके उन्होंने बहुत सा खजाना और पियरलेस मार्शल आर्ट्स के अलावा बहुत सी डिवाइन पिल्स को भी इकट्ठा किया। तभी वो एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट भी इस खजाने की खोज से अट्रैक्ट होकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। फिर सुसिन कहता है, अगर लॉजिकली बोलूं तो उस युआन के खजाने के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सभी के सभी लोग इस वक्त उस खजाने को ढूंढने के लिए क्यों निकल पड़े हैं। फिर वो किंग उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है, अरे भाई सुसिन, उन्होंने अपने लोगों के ग्रुप को इसलिए नहीं भेजा क्योंकि इसकी वजह से उन दूसरे कल्टीवेशन फोर्सेस का ध्यान उनकी तरफ चला जाता। और अब बात यह है कि अगर वो उस खजाने को नहीं ढूंढ पाए तो ये बात यहीं की यहीं दबी रह जाएगी, और अगर वो खजाना ढूंढ लेते हैं तो किसी भी कल्टीवेशन फोर्स को इस बारे में कानो कान खबर नहीं होगी। और भाई तुझे ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी के सभी मेंबर्स यंगर जनरेशन के हैं और उनमें से गिने चुने लोग ही ट्रांसेंडेंट रियलम में हैं। और इसके अलावा उनका यहाँ आना तो लाजमी था, क्योंकि ये स्काईहुक फैक्शन पूरे चाइनिंग सिटी में नंबर 1 का कल्टीवेशन फोर्स है। तो ठीक है भाई सुसिन, राम राम, अब मैं निकलता हूँ। अगर मेरे स्टेटस जैसे लोगों को इतनी देर तक यहाँ रहते हुए अगर किसी ने देख लिया तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है ना भाई, बस एक घंटी मार दियो, तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। तब सुसिन कहता है, अरे मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। फिर इसके बाद हुआंग कहता है, बॉस अब हमें क्या करना चाहिए। तब सुसिन अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, अरे छोटे, अब हम कर भी कह सकते हैं, तो फिर उन लोगों का आने का इंतजार ही कर लेते हैं, क्योंकि उस ऑफिसर वुकिंग ने इनडायरेक्टली हमें बोल ही दिया है कि हमारे जैसे छोटे फैक्शन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम उन मेजर सेक्ट्स को ऑफेंड करें। वैसे भी हमारे पेविलियन के पास है। बॉस, जैसे आपने कहा था, मैंने ऊपर सभी प्राइवेट रूम को खाली करवा दिया है। तब वह गोली कहता है, हमने पहले ही अपनी जर्नी में बहुत ज्यादा ट्रैवल कर लिया है। क्या आपको ये लगता है कि हम सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे? हम यहीं फर्स्ट फ्लोर पर खाना खा सकते हैं। क्या तुम हमें टॉप फ्लोर पर खाना खिला के अपने पैसों का घमंड दिखाना चाहते हो? तभी वो जियान उसके सर पर धम से टपली मारते हुए कहती है, अबे गोली, तुझे ज्यादा रूड होने की कोई जरूरत नहीं। फिर वह बोलती है, आप जरूर इस चाइनिंग सिटी के फैक्शन मास्टर शू होंगे, प्लीज इस गोली के बिहेव के लिए इसे माफ कर देना, इसमें अभी भी बहुत बचपना है। फिर सुसिन उससे पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? तब वह जियान बोलती है, अरे फैक्शन मास्टर, पहचानो मुझे, मैं कैसे आपको भूल सकती हूँ। तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है भाइयों, ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सभी को 1 मिनट के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारी इस सीरीज को कंटिन्यू वॉच करने वाले 67.7% ऐसे भाई हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भाइयों, आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आपको थोड़ा बहुत भी एंटरटेन कर रहा हूँ तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको एंटरटेन करने के लिए दबा के मेहनत करूँ। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड 39 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह सुसिन अपने गेस्ट के लिए उस मोटे से कहकर खाने का बंदोबस्त करवा देता है। इसके बाद जियान कहती है, फैक्शन मास्टर सू, मुझे विश्वास है कि आपको पहले ही हमारे यहाँ आने का रीजन पता चल ही गया होगा। यह हमारा भाग्य है जो हमें यहाँ आज ले आया है, और मुझे आशा है आप उस खजाने को ढूंढने के लिए हमारी जरूर मदद करोगे। तब सुसिन कहता है, अच्छा, पर ऐसा करने से मेरा क्या फायदा होगा? फिर वह गोली उससे गुस्से में बोलता है, तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तुम इस छोटी सी जगह के छोटे से लीडर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एलिगेंट सेक्ट के सामने अपनी कंडीशन रखने की? इसकी बातों को सुनकर वह जियान फिर से उसके सर पर हेडशॉट देती है। फिर वह गोली कहता है, सीनियर सिस्टर, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अब क्यों मुझे बार बार मार रही हो? तब वह जियान बोलती है, क्या तुम अपनी सेक्ट की टीचिंग को भूल चुके हो? हम में से किसी को भी अपने बैकग्राउंड के घमंड में आकर ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तब वह गोली कहता है, ठीक है सीनियर सिस्टर, मैं समझ गया। फिर वह जियान उससे बोलती है, फैक्शन मास्टर सू, ये स्वॉर्ड हार्ट नरिशमेंट पिल्स है जो कि हमारी सेक्ट की बहुत ही यूनिक चीज है, तो क्या ये काफी रहेगा आपके कमीशन के लिए? फिर उस पिल के बारे में बताया जाता है जो 2.5 स्टार की एक ऐसी पिल है जो लेट स्टेज डिफाइन मॉडल रियलम और अर्ली स्टेज ट्रांसेंडेंट रियलम कल्टीवेटर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तब सुसिन उसे लेते हुए कहता है, अरे कोई दिक्कत नहीं, तो अभी हमारी डील हुई। फिर हुआंग चिल्लाते हुए कहता है, बॉस, हमें इतनी जल्दी ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तब सुसिन बोलता है, अरे छोटे, कोई बात नहीं, आखिर मिस जियान सिंसियरली हमसे हेल्प की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं कि हम उनको मना कर सके। तो भाइयों, आपको क्या लगता है, अगर इस लड़की की जगह कोई लोंडा होता तब भी सुसिन ऐसे ही बात करता? फिर सुसिन सोचता है,
जो तूफान हमारी चाइनिंग सिटी में आने वाला है तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मित्र बनाना हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। इसके बाद सीन सीनियर पर जाती है जो भागते भागते चिल्ला रही होती है, भैया आज मेरा जन्मदिन है, फिर भी आप मुझे कंपनी क्यों नहीं दे रहे, आप क्यों मुझे बार बार छोड़ कर चले आते हो। तभी सीनियर को देखकर उस गोली को शौक लगता है। फिर वह सोचता है इसका ऑरा तो बहुत ही अलग है, पर शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिर वह उसके पास जाकर बोलता है, अरे छोटी बच्ची, तुम्हें ऐसे इस तलवार के साथ नहीं खेलना चाहिए, तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती हो। इसके बाद उस जियान को भी शौक लगता है। फिर वह सोचती है मुझे तो ये जन्मजात स्वॉर्ड आर्ट लगती है, इसका मतलब भाइयों नेचुरल टैलेंट से है। फिर सीन उस गोली पर जाती है। फिर वह ये बोलकर हंस रहा होता है, एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 7-8 साल होगी, वो ये क्लेम कर रही है कि उसने पूरी लाइफ स्वॉर्ड ट्रेनिंग की है। वाह, बहुत बढ़िया मजाक है। तो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुमको इन चॉपस्टिक से चैलेंज करूं, यदि तुम मेरे 10 मूव्स के बाद भी अपनी तलवार पर ग्रिप बनाकर रख सकती हो तो मैं तुम्हें एक बढ़िया सा गिफ्ट दूंगा। तो कैसा रहेगा ये। उसकी बातें सुनकर सुसिन टेंशन में आ जाता है, पर वह सीनियर खुश होकर बोलती है, ठीक है, पर तुम मेरी सीनियर सिस्टर ने ये रियलाइज किया कि तुम्हारी बहन 100 साल में एक बार पैदा होने वाली स्वॉर्ड जीनियस है और वो उसे ग्रूम करना चाहती है। पर अगर तुम्हारी सिस्टर अगर तुम्हारे साथ रहेगी तो इससे केवल उसका टैलेंट ही बर्बाद होगा। तब वह जियान कहती है, दैट्स राइट, सही कहा इसने, और मैं श्योर हूँ आपको भी ये बात पहले से पता है कि आपकी बहन बिना किसी गाइडेंस के इतने प्रोफेशनल तरीके से स्वॉर्ड चलाने में माहिर है और यह कोई आम बात नहीं है, इसका यह टैलेंट गॉड गिफ्टेड है। तब फिर वह जियान उसे एक टोकन दिखाते हुए बोलती है कि उस सेंट युआन के खजाने को खोलने के लिए हमें 5 चाबियों की जरूरत है। तो मेरे सेक्ट के अलावा 3 और चाबियां हैं जो दूसरे सेक्ट के पास है, और जो हमें लेटेस्ट न्यूज मिली है उसके हिसाब से वो 5वीं चाबी चाइनिंग सिटी में है। फिर सुसिन बोलता है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम इस न्यूज के चलते उस टोकन को ढूंढने के लिए चाइनिंग सिटी में आ गए, लेकिन तुम्हारे साथ साथ वो सभी सेक्ट्स भी आ गए हैं। तब जियान कहती है, यस, यहाँ तक कि हमारे आने के टाइम में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा, पर हम सभी के सभी आज ही इस चाइनिंग सिटी में पहुंचे हैं। फिर सुसिन कहता है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि आप सभी सेक्ट्स की चाइनिंग सिटी से डिस्टेंस अलग अलग है, पर तुम सभी के सभी लोगों ने सेम डे एंटर किया है। इससे साफ पता चलता है कि कोई तो है जो इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से तुम सभी के सभी सेक्ट सेम डे यहाँ पहुंचे हो। तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। एपिसोड 40 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान उस सुसिन को खजाने से रिलेटेड सब बात बता देती है। इसके बाद सीन ड्रैगन बैंक्वेट पैवेलियन पर जाता है जहाँ वो गोली सुसिन से कहता है, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कोई तो आदमी है जो सेंट युआन के खजाने को चारा बनाकर हम सभी को इस चाइनिंग सिटी में लेकर आया है। तब सुसिन कहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, अगर वो चीजें वैसी है जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड भी उस खजाने के पीछे जरूर लगा होगा। फिर वह जियान कहती है, अगर ऐसी बात है तो हम सिर्फ 5 में से 4 चाबियां मैनेज कर रहे हैं तो शायद हो सकता है। तब सुसिन कहता है, यस यू आर राइट, वो 5वीं चाबी उस मास्टरमाइंड के पास ही है, पर मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं कि मैं ये विश्वास कर लूं कि वो लास्ट बंदा इतना भला होगा जो उस खजाने को इक्वली सब में डिवाइड करेगा। फिर जियान कहती है, वह मास्टरमाइंड अभी भी हमसे छुपा हुआ है, पर वो हमारे बारे में सब जानता है। तो फैक्शन मास्टर सू उस मास्टरमाइंड का फायदा उठाने के लिए हमें शायद आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बार बार परेशान करना पड़ सकता है। फिर इसके बाद सीन एलाइड गिल्ड पर जाती है जहाँ वो मैंग जियांग नानवे की फैमिली से बोल रहा होता है, मैंने आपकी फैमिली के बारे में बहुत सुना हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं आपके स्वागत के लिए आ नहीं पाया। फिर इसके बाद जियांग नानवे के लोगों को दिखाया जाता है। फिर यहाँ से सीन खत्म होकर अगला सीन आयरन गिल्ड पर जाता है जहाँ ईयर सेक्ट का होल मास्टर जियांग लिंग आयरन गिल्ड में विजिट के लिए आता है। फिर वो तियान बोलता है, अरे होल मास्टर जियांग, मैं आपके सामने एक मामूली सा बंदा हूँ, तो आपको मेरे साथ इतना पोलाइट बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट सीन डिवाइन गिल्ड पर जाता है जहाँ फैंग नाम का एक आदमी उस गिल्ड मास्टर गोंग से बोलता है, गिल्ड मास्टर गोंग, जो मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए थे क्या उसके मुताबिक आपने अपने लोगों को वहाँ भेज दिया है? फिर वह गोंग कहता है, यंग मास्टर फैंग, मैंने अपने लोगों को ऑलरेडी भेज दिया है, वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ले ही आएंगे। तब वह फैंग कहता है, अरे भाई गोंग, ये बता कि इस लीड को इस पूरे चाइनिंग सिटी में सर्च करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तब वह गोंग कहता है, कम से कम 7 दिन यंग मास्टर। फिर वह फैंग कहता है, 7 दिन? मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3 दिन दे सकता हूँ। फिर वह गोंग घबराते हुए बोलता है, यंग मास्टर फैंग, इस पूरे चाइनिंग सिटी को सर्च करना वो भी 3 दिन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरे अंडर सिर्फ कुल मिला के 10,000 लोग हैं, और अगर वो दिन रात भी उस चाइनिंग सिटी में सर्च करेंगे तो भी ये काफी नहीं होगा। फिर वो फैंग उसे गुस्से में बोलता है, अरे ओ गोंग, क्या तू हमारे साथ मैच क्रिएट करना चाहता है? मैंने तुझे अपनी वरदान स्वॉर्ड सेक्ट की 3 स्टाइल स्किल्स दी है और अब तू मुझे कह रहा है कि तू मेरे दिए हुए टास्क को पूरा नहीं कर सकता।
फिर वो गोंग कहता है, यंग मास्टर फैंग, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आपको हमारी हेल्प के लिए दूसरे गिल्ड से मैन पावर क्यों नहीं डिस्पैच करवा लेते? मुझे विश्वास है कि कोई भी आपको मना नहीं करेगा। फिर वो फैंग कहता है, ठीक है, तो ये बता कि इस चाइनिंग सिटी में ऐसी कौन सी कल्टीवेशन फोर्स है जहाँ बहुत सारे मेंबर्स है? तब वह गोंग कहता है, यंग मास्टर फैंग, स्काई ओक फैक्शन के पास लगभग 30,000 मेंबर्स है और वो हमारे अलायंस लीडर सुसिन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। फिर वो फैंग सोचता है, उस ब्लड क्लॉक गिल्ड के पास अपना खुद का बड़ा पैविलियन है और इस चाइनिंग सिटी में उस ट्राइलाइट गिल्ड के पास सबसे अधिक मेंबर्स है और फिर भी इस गोंग ने उस सुसिन का नाम रिकमेंड किया है। ऐसा लगता है जैसे सुसिन के साथ किसी की बनती ना हो। और बाय द वे, मैंने कहीं सुना था कि उस एलिगेंट सेक्ट ने सुसिन के साथ मित्रता कर ली है, तो शायद यही सही चांस है उस गोडेस जियान से मिलने का। फिर वो उससे कहता है, तो ठीक है, जैसे तूने सजेस्ट किया है वैसा ही होगा। फिर इसके बाद सीन नेक्स्ट डे स्काई होल फैक्शन पर जाती है, जहाँ वो हुआंग सुसिन से बोलता है, बॉस, डिवाइन गिल्ड के फैक्शन मास्टर गोंग कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आए हैं और मुझे लगता है शायद वो लोग मेजर कल्टीवेशन फोर्स से है। तब सुसिन उससे बोलता है, अरे भाई हुआंग, आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं? फिर वे हुआंग कहता है, बॉस, वो सब यहाँ आपसे मिलने के लिए आए हैं। फिर सुसिन बोलता है, मिलने के लिए? तो चल भाई हुआंग, मिलते हैं उनसे भी, पता तो चले आखिर वो चाहते क्या है। फिर वे फैंग उस सुसिन की सीट पर बैठकर बोलता है, अरे भाई गोंग, इस मास्टर सू की गद्दी तो तेरी वारी से बहुत ही कंफर्टेबल है। तब वह गोंग हंसते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने मास्टर फैंग। इसके बाद सुसिन आते हुए बोलता है, अच्छा, तो वरदान सेक्ट के यंग मास्टर फैंग यहाँ पर आए हैं, तो क्या मैं ये जान सकता हूँ आपके यहाँ आने का रीजन क्या है? फिर वो फैंग बोलता है, अरे फैक्शन मास्टर सू, मैंने सुना है आपके स्काई ओक फैक्शन में बहुत से मेंबर्स है, तो क्यों ना आप मुझे 1000 मेंबर्स कुछ दिनों के लिए उधार दे दे और इसके बदले में मैं आपको वरदान सेक्ट की एंट्री लेवल की 2 बढ़िया सी स्वॉर्ड टेक्निक दूंगा। तब वो सुसिन सोचता है, एंट्री लेवल स्वॉर्ड स्किल? आखिर इस साले को लगता क्या है कि मैं हूँ कौन? फिर वह उससे बोलता है, माफ कर भाई, आगे बढ़। फिर वह गोंग कहता है, सुसिन, क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? तब फैंग उसे गुस्से में बोलता है, अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? तू सच में बहुत घमंडी है, शायद तू मेरे वरदान सेक्ट के बारे में नहीं जानता। हम इस स्काई ओक फैक्शन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तब सुसिन कहता है, अरे यंग मास्टर फैंग, मैं आपको ऑफेंड करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट को भी ऑफेंड नहीं कर सकता। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरे आदमी इस वक्त मिस जिहान के द्वारा दिया हुआ टास्क पूरा कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको कोई भी एडिशनल मैन पावर नहीं दे सकता। फिर वो फैंग बोलता है, मैं उस जिहान से खुद मिल लूंगा, लेकिन मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या तू मुझे अपने लोग उधार देगा या नहीं? तब सुसिन उसकी फिर से बेइज्जती करते हुए बोलता है, माफ करना भाई, आगे बढ़। भाइयों, इस सुसिन ने इतने बड़े लीडर को भिखारी बना दिया, ये किसी लोंडे को नहीं छोड़ता। फिर वो फैंग गुस्से में आकर अपनी तलवार निकालकर उस पर अटैक करने के लिए बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी जियांग अचानक से उस सुसिन के ऊपर से जंप करके उस फैंग के अटैक को रोक देती है और इस क्लैश से वह फैंग गिरते गिरते बचता है। फिर इसके बाद वह बोलती है, फैंग, ये तेरा कोई वरदान माउंटेन नहीं है जो तू यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, तो तेरे लिए ये ठीक रहेगा कि तू अपना घमंड अपने सेक्ट के लोगों को ही दिखा। तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।